डियर स्टूडेंट, वन शॉट वीडियो की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 समष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा क्या है और मुद्रा को विनियोजित और इशू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जारी करने के लिए जो संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्थाएं, यानी कि व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल इनके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, वही नोट्स मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में सब कुछ बताया जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखना है तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। शुरुआत करेंगे कहाँ से? वस्तु विनिमय से, क्योंकि जब हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में, इस विश्व में, इस धरती पर जो है मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, लोग आदि मानव की जिंदगी जी रहे थे, धीरे धीरे वो मनुष्य यानी कि सब समाज में की तरफ रहने लगे, एक जगह रहने लगे, तो उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगे। कोई घड़े बनाता था, कोई बर्तन बनाता था, कोई जो है अनाज उगाता था, कोई जानवर पालता था। एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे के साथ चीज़ों को अदला बदली करते हुए पूरा कर लेते थे। तो उस समय चीज़ों के साथ जो अदला बदली किया जाता था, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ, वस्तुओं का सेवाओं के साथ, सेवाओं का वस्तुओं के साथ, ये अदला बदली की इस क्रम को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम, जहां पर डायरेक्टली एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, और मुद्रा की विकास जब नहीं हुआ था तो लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते। वस्तु विनिमय प्रणाली अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या आवश्यक तत्व है, कौन कौन से आवश्यक पॉइंट है वो समझना है। सबसे पहले है लोगों की आवश्यकता, क्योंकि प्राचीन समय में लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग तभी कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित थीं। उनको केवल पेट भरना था, बदन ढकने के लिए कपड़े चाहिए थे, और मौसम से बचने के लिए घर चाहिए था। बस इतनी ही उनकी जरूरत थी, और इसी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आपस में ही वस्तुओं को अदला बदली कर लिया करते थे। नेक्स्ट, जो विनिमय का क्षेत्र था वो विनिमय होना चाहिए। उस समय लोग दूर, जैसा आज के टाइम में लोग काम करने के लिए दूर दराज चले जाते, उस समय ऐसा नहीं था। लोग सीमित क्षेत्र में रहा करते थे, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज था, मुद्रा का अभाव था, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाता था। मतलब लोग की आवश्यकताएं आपस में मिलनी चाहिए। वस्तु विनिमय तभी होता है जैसे मान लो ए एक व्यक्ति है, ए को जरूरत है कपड़े की, ठीक है, ए को जरूरत है कपड़े की और ए के पास है अनाज। दूसरा व्यक्ति बी है, बी को जरूरत है अनाज की और उसके पास अवेलेबल है क्या? कपड़े। इसका मतलब होता है ये इसको कपड़ा दे देगा और बदले में अनाज ले लेगा। तो ये होता है दोहरा संयोग, जहां पर दो लोगों की आवश्यकताएं आपस में मिलती हों और दोनों ही आपस में बच्चे एक्सचेंज करने के लिए तैयार होता है। और नेक्स्ट, एक ऐसा समय जहां पर यातायात के साधनों का पर्याप्त अभाव हुआ करता था, ताकि वो आपस में ही एक उसी जगह पर चीज़ों को अदला बदली कर देते हैं। तो ये आवश्यकताएं थी। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती, जैसे इसमें आवश्यकताएं कम होना आवश्यक है, क्योंकि वस्तुओं को बहुत ज़्यादा, आज के टाइम में हमें मोबाइल चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज़ को हम नहीं पूरा कर सकते। उस समय आवश्यकता इतनी कम थी, तो वस्तु विनिमय से पूरा। अब क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य समाज का विकास होता चला गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, मनुष्य की जरूरतें बढ़ती चली गई। जैसे जैसे जरूरतों का दायरा बढ़ता चला गया, वस्तु विनिमय से उन जरूरतों को पूरा करने का दायरा भी कम होता चला गया। मतलब वस्तु विनिमय से हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या हुआ? इससे कठिनाइयाँ पैदा हुई, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। तो वस्तु विनिमय की कौन कौन सी प्रमुख कठिनाई, तो उसको पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहला है नंबर 1, दोहरे संयोग का अभाव। दो लोगों का ऐसा होना जहां दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान हो और दोनों ही एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, ये बड़ा मुश्किल है। मान लो ए के पास जो सामान चाहिए वो बी के पास अवेलेबल है, और बी को जो चाहिए वो ए के पास अवेलेबल है, लेकिन बी एक्सचेंज करने के लिए तैयार ना हो, तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी परेशानी थी उस व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास हमारी जरूरत का सामान हो और वो एक्सचेंज करने के लिए भी तैयार हो। बहुत मुश्किल था। दूसरा, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई।
भाई मौसम बदल जाता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। भविष्य के लिए आप अगर अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचा के रखना चाहते हो, आज की डेट में तो हम बैंक में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चलो ठीक है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वस्तुओं को आप कब तक बचा के रख सकते हो। तो क्रय शक्ति का संचय का मतलब होता है भविष्य में क्रय शक्ति का प्रयोग करना, भविष्य के लिए वस्तुओं को बचा कर रखना, और वस्तुओं को लंबे समय तक बचाकर नहीं रखा जा सकता था। नेक्स्ट है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय क्या होता था ना, जिस एरिया में लोग रहते थे उसी एरिया में आपस में कोई मापदंड बना लेते थे, उसी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर लेते थे। दूसरे एरिया का अपना था, किसी और का अपना था, अलग गांव का अपना था, अलग शहर का अपना था, हर किसी का अपना अपना मूल्य मापने का तरीका था। तो यहां पर एक सर्वमान ऐसा तरीका नहीं था कि हर कोई उसी के बेस में, उसी के अकॉर्डिंग जो है चीजों की वैल्यू को तय करे। ये बहुत बड़ी परेशानी थी। वस्तु विभाजन में बहुत बड़ी कठिनाई थी कि वस्तु को, भाई जीवित वस्तु है या फिर ये निर्जीव वस्तु है, बकरी वाले को अनाज चाहिए तो बकरी के बदले में अनाज चाहिए, किस बकरी के बदले में कितना अनाज मिलेगा, कैसे तय होगा। वस्तु विभाजन, वस्तु की वैल्यू को, वस्तु के मूल्य में तय करने में दिक्कत थी। मूल हस्तांतरण का अभाव, अगर आपको एक स्थान से दूसरी जगह स्थान जाना है, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है तो कैसे भेजोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर परेशानी थी। और बहुत जरूरी था भावी भुगतान का अभाव। आज के समय में समाज जो है उधार की जिंदगी जी रहा है। आईफोन चाहिए, 90% लोग आईफोन उधार पे ले रहे हैं, ठीक है। लोग कार खरीद रहे उधार पे, घर बना रहे उधार पे। लेकिन पुराने समय में इसका अभाव था। भावी भुगतान का मतलब होता है कि आप आज यूज करो, उसका पेमेंट कल करो। लेकिन वस्तु विनिमय में डायरेक्ट वस्तु दो और वस्तु, क्योंकि वस्तुओं की वैल्यू स्थिर नहीं थी। अगर आपके पास आज कोई वस्तु नहीं, अगर कल आ जाए तो सामने वाले के पास भी कल आ सकता है। तो यहां पर समस्या थी। तो वस्तु विनिमय की इन्हीं समस्याओं को, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही साथ मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, तो मनुष्य के सामने कोई परेशानी आती है तो उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो मनुष्य के सामने वस्तु विनिमय से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो गई, जिसको वो हल करना शुरू हो गया। क्योंकि मनुष्य के सामने जैसी परेशानियां होती है उसको सुलझाने के लिए वो अपना दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाते लगाते मनुष्य के सामने एक नई चीज अस्तित्व में आया, दैट इज मुद्रा। आज के टाइम में हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, बस जेब में पैसे। अरे आज में जेब में क्या, मोबाइल में पैसे होने चाहिए, अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अब कहीं पर भी जाओ कुछ भी खरीद लो। तो यहाँ पर मुद्रा का विकास हुआ। और जब मुद्रा की विकास की बात करते हैं तो मुद्रा का टर्म कैसे आया, मनी कैसे आया। देखिए मुद्रा को इंग्लिश में बोला जाता है मनी। मनी बनाया है मोनेटा वर्ड से। मोनेटा एक ऐसा वर्ड है जो कि रोम की देवी जूनो, जिसको बोलते हैं स्वर्ग की देवी, इटली में कहा जाता है। और यहाँ पर इस मंदिर में, इटली में देवी यानी कि मंदिरों में क्या कहा जाता ना, सिक्कों को छापा जाता था, सिक्कों को बनाया जाता था। तो मंदिरों में सिक्कों का टक्कर होने के कारण में इसको मुद्रा का नाम दिया गया, मोनेटा दिया गया। और मोनेटा से बड़ा यूज आया, धीरे धीरे बाद में मोनेटा से आ गया मनी, और मनी से फिर मनी बन गया। आज के टाइम में उसको हिंदी में मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मुद्रा का अस्तित्व है। अब मुद्रा का विकास कैसे हुआ, जैसे कि मैंने कहा मुद्रा का विकास ऐसे ही नहीं हुआ। मनुष्य के विकास के साथ साथ मनुष्य जैसे जैसे विकास करता हुआ चला गया, मुद्रा का अस्तित्व भी आता चला गया। जब मनुष्य जानवर के रूप में रहता था तो मुद्रा को कोई नया पर कैसा था, वो जानवर की तरह था, पौधे। फिर मनुष्य का थोड़ा सा विकास हुआ तो वस्तु का विनाश हुआ, फिर और मुद्रा का आविष्कार हुआ, सिक्कों का प्रयोग करने हुआ, फिर और ज़्यादा विकास हुआ, फिर पत्र मुद्रा आ गया, फिर और ज़्यादा विकास हुआ, फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह आ गया, आज बिटकॉइन डिजिटल करेंसी वगैरह है। तो मतलब मनुष्य सभ्यता का विकास होने के साथ साथ क्रमिक रूप से मुद्रा का विकास होता चला गया। सबसे पहले वस्तुओं का प्रयोग होता था, वस्तु विनिमय, वस्तु की जगह फिर जानवरों का प्रयोग होने लगा। फिर जो है समाज में किसका विकास हुआ, आविष्कार हुआ, धातुओं का, मेटल्स का। धातु के आविष्कार होने से फिर गोल्ड या फिर मेटल कॉइन आ गया। मेटल कॉइन के बाद फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ तो पेपर मनी आ गया। पेपर के बाद फिर प्लास्टिक का इन्वेंशन तो प्लास्टिक कार्ड आ गया, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, डिजिटल मनी जिसको बोलते हैं। फिर बिटकॉइन आ गया। तमाम तरीके के मुद्रा का विकास होता चला गया। इसी को बोलते हैं मुद्रा विकास का सिद्धांत। ये तो सब सही है। मुद्रा है क्या, किसे कहते हैं? जब मुद्रा के अर्थ की बात करते हैं, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम, मतलब मुद्रा एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज के मूल्य को तय कर सकते हैं, मूल्य का संचय कर सकते हैं और मूल्य को स्थानांतरित कर सकते हैं। जो वस्तु इन सभी कार्यों को करे वही मुद्रा है।
ठीक है ना। जैसे कागज का एक टुकड़ा होता है, गवर्नमेंट कहती है मुद्रा, एक सिग्नेचर कर दिया जाता है, उसका प्रयोग हर कोई कर सकता है, वो मुद्रा है। तो मुद्रा का सिंपल का मतलब होता है जिसके अंतर्गत विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान और मूल्य के संचय के साधन के रूप में जो कार्य करता है उसी को हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। मुद्रा करती क्या है? मुद्रा उन सभी कार्यों को करती है जिससे वस्तु विनिमय में परेशानियां हुआ करती थी। मुद्रा ने दोहरे संयोग को खत्म कर दिया। दोहरे संयोग की जगह अब मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी चीज को विनिमय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मुद्रा से किसी भी चीज के मूल्य को माप सकते हैं। तो मुद्रा के कार्यों की बात करते हैं तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक कार्य जिसमें 2 कार्य हैं, द्वितीयक कार्य जिसमें 3 कार्य हैं, और उसके अलावा है आकस्मिक कार्य जिसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। नॉर्मली इन सब चीज़ों के बारे में, इन सभी कार्यों के बारे में आपको जानना एग्जाम में पूछा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुद्रा के प्राथमिक कार्य या मुद्रा के मुख्य कार्य। ठीक है, जब मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं इसमें 2 कार्य है। नंबर 1 विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है विनिमय का माध्यम? मुद्रा के माध्यम से अगर आपके पास आज पैसे हैं, आपके जेब में अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए की वैल्यू के बराबर आप कुछ भी मार्केट से खरीद सकते हैं। आपको बस ढूंढना है कि आपका सामान किस दुकान पे मिलेगा और वो बेचने के लिए ही बैठा पड़ा है। आपको वो आदमी नहीं ढूंढना है कि आप सामान दोगे फिर वो देगा, एक्सचेंज करेंगे, नहीं। आज के टाइम में दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुद्रा के लिए हर कोई सामान खरीदा बेचा जाता है। तो आपको बस ये पता करना है आपका सामान मिलेगा कहां पर। दुकान में जाओ, पैसे दो, आपका सामान लेके घर पे आ जाओ। दूसरा होता है मूल्य के मापक। मुद्रा के माध्यम से ही आज की डेट में हर एक चीज की वैल्यू तय की जाती है। जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कपड़े हैं, खाना पीना, हर चीज की वैल्यू तय है, फिक्स है। कहीं पर भी जाएंगे, पूरे विश्व में कहीं पर जाएंगे, हर चीज की मुद्रा की वैल्यू तय है। बस करेंसी अलग होती है, लेकिन हर चीज की कीमत तय है। आईफोन खरीदने जाएंगे, हर आईफोन की कीमत पहले से निश्चित होती है। मतलब मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी चीज की वैल्यू को माप सकते हैं। फिर आता है द्वितीय कार्य, गौण कार्य, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राथमिक कार्यों की सहायता करने के लिए द्वितीय कार्य है, और द्वितीय कार्य है 3: स्थगित भुगतान का माध्यम, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। देखिए, मुद्रा के आने के बाद सबसे पहले परेशानी थी, अगर पुराने समय में हमारे पास आज वस्तु ही नहीं थी, लेकिन हमें हमारी आवश्यकता वस्तु चाहिए तो नहीं एक्सचेंज कर सकते थे ना वहाँ। लेकिन आज के समय में अगर आपके पास मुद्रा नहीं है, आपकी सैलरी खत्म हो गई है, अब सैलरी मिलेगी अगले महीने, तो आप क्या करते हैं, किराना स्टोर में जाते हैं, कहते हैं भैया हमें सामान चाहिए, सैलरी आती दे दूंगा। वो आपका अकाउंट ओपन करके आपको सामान दे देता है। पेमेंट तब करते हो जबकि सैलरी, इसको बोलते हैं स्थगित भुगतान। कि वस्तु का प्रयोग आजकल, आपको मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट में खरीद लेते हैं। आपको बाइक चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको क्या चाहिए, हर चीज आज के समय में आपको उधार में मिल रहा है। आज आप सामान ले लेते हो, कल आप पेमेंट करते हो, उसको बोलते हैं स्थगित भुगतान का माध्यम। दूसरा होता है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब होता है हर एक आदमी अपना भविष्य निश्चित करना चाहता है, हर एक आदमी अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, उसके लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा वो बचाना चाहता है। तो मुद्रा का मूल्य स्थिर है। अगर आज 100 रुपये आप बचाते हो तो कल भी वो 100 रुपये का ही रहेगा। हो सकता है मूल्य बढ़ जाए इंटरेस्ट लगने के बाद, वो अलग मैटर होता है। तो मुद्रा का मूल्य स्थिर है, इसीलिए आप मुद्रा को किसी भी रूप में परिवर्तित करके फ्यूचर के लिए जमा करके रख सकते हैं। इसको तो मूल्य का संचय। आप गोल्ड खरीद के रखो, आप प्रॉपर्टी खरीद के रखो, आप शेयर मार्केट में लगा के रखो, इवन आप बैंक में जमा करके रखो, आप बिजनेस में लगा दो, तो भविष्य सुरक्षित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण। अगर आपको मुद्रा को कहीं और, जैसे आपके घर का रिश्तेदार कहीं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, उसके अकाउंट में पैसे भेजने तुरंत भेज, आपको जैसे कहीं पर पैसे भेजने तुरंत भेज सकते हो। आपको यहाँ रहना नहीं, अपना घर बेच के दूसरे का शिफ्ट होना है, घर भेज दिए चले गए। तो मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा के माध्यम से आसान हो गया। ये 3 द्वितीय कार्य है। इसके अलावा हम बात करते हैं आकस्मिक कार्य की। मुद्रा प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य के अलावा बहुत सारे और कार्य करती हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार से किया जाए, समाज में साख का विस्तार किया जाए, उधार क्रय विक्रय कैसे किया जाता है, अधिकतम संतुष्टि कैसे प्रदान किया जाए, पूंजी में तरलता वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, समाज में आय का वितरण करना, मुद्रा के माध्यम से तमाम और भी कार्य किए जाते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया। नेक्स्ट है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा कितने प्रकार का है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता का विकास होता चला, मुद्रा के बहुत सारे रूप हमारे सामने आ गए। तो मुद्रा के रूप, मुद्रा के प्रकार की बात करते हैं, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्रकृति के आधार पर,
सामान्य स्वीकृति के आधार पर और भौतिक रूप के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा के दो रूप होते हैं, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। सामान्य स्वीकृति जिसको होते हैं वैधानिकता के आधार पर, इसका दूसरा नाम है वैधानिकता, यानी कानूनी रूप से, ठीक है ना। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के दो रूप है, एक है विधिग्रह मुद्रा, दूसरा ऐच्छिक मुद्रा। तीसरा पॉइंट है भौतिक रूप के आधार पर इसकी धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा और निकट मुद्रा अलग अलग टाइप में है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक एक। पहला टाइप, पहला कैटेगरी है प्रकृति के आधार पर, वास्तविक मुद्रा और हिसाबी या लेखिकी मुद्रा। वो मुद्रा जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में प्रचलित होती हैं, जिसके माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है, चाहे वो सिक्के होते हैं, चाहे वो नोट हो, इनको हम जो है वास्तविक मुद्रा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे सामने उपस्थित है, मौजूद है, हमारे जेब में होता है, जिसके माध्यम से हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसको वास्तविक मुद्रा कहते हैं। लेकिन मुद्रा का एक ऐसा रूप जिसको केवल और केवल लेखे के लिए किया जाता है, मतलब केवल हिसाब किताब करने के लिए किया जाता है, उसको हिसाबी मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में हिसाबी मुद्रा क्या है? रुपया, ये साइन लगा के कि ये इतने रुपए का सामान, जैसे कहते हैं हमने 500 रुपए का सामान खरीदा और लिख दिया, तो रुपए है। जैसे डॉलर है अमेरिका का, ठीक है, यूरो है यूरोप का, एन है जापान का, तो ये हिसाबी मुद्रा होती है जिसके माध्यम से उस पर्टिकुलर कंट्री में हिसाब किताब किया जाता है। तो ये प्रकृति के आधार पर हो गई। सामान्य स्वीकृति के आधार पर, स्वीकृति मतलब वैधानिकता के, कानून के द्वारा सरकार कानूनी रूप से जब किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करती है ना, कि कहती है कि भाई ये वैधानिक मुद्रा है, लोग इसको लीगल टेंडर के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं, तो वो मुद्रा बन जाती है वैधानिक मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को अगर बांटा जाए तो उसको दो वर्गों में बांटा जाता है, एक है विधिग्रह मुद्रा, दूसरा होता है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्रह मुद्रा वह मुद्रा होती है जहां पर कानून के द्वारा इसको सर्वसम्मति के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कानूनी रूप से घोषित किया जाता है, और कानूनी कहती है मुद्रा है या नहीं है। जैसे नोटबंदी के टाइम 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके नए नोट जारी कर दिया, 2000 का 500 नोट, फिर 2000 का नोट बंद करवा दिया। मतलब जो कानून कहे ये मुद्रा है तो है, कानून कहे मुद्रा नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे आधार पर भी इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है सीमित विधिग्रह और एक होता है असीमित विधिग्रह। कुछ मुद्राएं ऐसी होती है कानून के द्वारा जो है विधिग्रह तो घोषित की जाती है, लीगल टेंडर, लेकिन उसकी मात्रा जो है सीमित कर दी जाती है, कि ऐसी मुद्रा जिसको एक निश्चित सीमा तक ही एक्सचेंज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है, उसे हम सीमित विधिग्रह कहते हैं। जिसमें सिक्के आते हैं, 25 पैसे के सिक्के हो गए, 50 पैसे के सिक्के हो गए, बेसिकली 1 रुपए के सिक्के भी इस कैटेगरी में आ जाता है, जिसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मतलब इसकी क्वांटिटी हर कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, दिक्कत होती है। लेकिन दूसरा है असीमित विधिग्रह मुद्रा। असीमित विधिग्रह मुद्रा वह मुद्रा है जिसकी क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड मात्रा में इसका एक्सचेंज कर सकते हो। आप 10 रुपए नोट करोड़ों रुपए लेके जाओ, किसी के पास कोई मना नहीं कर सकता। कानून ने उसको असीमित विधिग्रह घोषित किया है, इसके लिए कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं। आप 5 रुपए के सिक्के लेके जाओ, 10 रुपए के सिक्के लेके जाओ, 50 रुपए का नोट लेके जाओ, हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा और आप जो चाहते हो उसके बदले में देना पड़ेगा। तो ये होती है दो। तीसरा टाइप है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जहां पर दो लोगों की इच्छा के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, देने वाला और लेने वाला। मतलब दुकानदार और ग्राहक, मैं गया किसी दुकान में सामान खरीदा 10,000 रुपए का और कहा भैया 10,000 रुपए के बदले में क्या ले लो, चेक ले लो। सामने वाला कहता है ठीक है चेक दे दो, तो सामने वाला कहा ठीक है चेक दे दो, तो चेक का प्रयोग किया, तो ये ऐच्छिक मुद्रा हुआ। अगर सामने वाला कहता नहीं मैं चेक नहीं लूंगा, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसी मुद्रा जिसका प्रयोग देने वाले और लेने वाले दोनों की स्वीकृति के साथ होता है, उसको ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। कानूनी रूप तो है लेकिन पूर्ण वैधानिकता इसकी नहीं है, ये स्वीकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया ऐच्छिक मुद्रा। नेक्स्ट है भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। जब भौतिक रूप के आधार पर देखते हैं, भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा के कई प्रकार। भौतिक रूप का मतलब होता है हमारे सामने अवेलेबल उसके शेप, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर देते हैं मुद्रा का सबसे पहला प्रकार है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी प्रकार की धातुओं से बनी होती है, चाहे वो धातु सोने की हो, चांदी की हो, ठीक है, कांसे की हो, मिक्स हो, लेकिन धातु की बनी होती है।
तो धातुओं के बने होने के कारण ऐसी मुद्राओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है प्रमाणिक मुद्रा और एक होता है सांकेतिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा वह मुद्रा है जहां पर धातु का मूल्य और मुद्रा का मूल्य दोनों ही बराबर होता है। जैसे सोने के सिक्के, जो सोने के सिक्के हैं उस पे ऊपर लिखा रहता है 10 ग्राम, तो ग्राम लिखा रहता है, वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि इस सिक्के की कीमत इसके वजन के आधार पर, मार्केट रेट के आधार पर, तो 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी होगी? 72,000 रुपए इस सिक्के की कीमत है। मतलब एक ऐसी मुद्रा जहां पर उस मुद्रा की कीमत उसकी धातु के मूल्य के बराबर होती है, उसको प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। लेकिन बहुत आज के टाइम में जो हम नॉर्मल सिक्के यूज करते हैं डेली लेन देन के लिए, वो होती है सांकेतिक मुद्रा। ये एक ऐसी मुद्रा होती है जहां पर मुद्रा का मूल्य ज्यादा होता है जबकि धातु का मूल्य कम होता है। आज के टाइम में जो भी सिक्के हम यूज करते हैं वो है मिक्स धातु। मतलब यहां पर अगर सिक्के के ऊपर ₹5 लिखा हुआ है तो यहां पर जो धातु का प्रयोग होता है वो ₹5 का नहीं है, उससे कम का है, इसलिए इसको सांकेतिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। फिर है पत्र मुद्रा। वह मुद्रा जो कागज की बनी होती है, पत्र की बनी होती है, पेपर करेंसी। जितने भी नोट है चाहे 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, वो सब आपकी पत्र मुद्रा के नाम पे आती है। नेक्स्ट है साख अथवा बैंक मुद्रा। साख अथवा बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका आधार बैंक में जमा धन होता है। आप बैंक में जमा पैसों के आधार पर जब लेन देन करते हो, और लेन देन करने के लिए आप चेक का प्रयोग करते हो, लेन देन करने के लिए आप डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग करते हो, लेन देन करने के लिए आप यूपीआई का प्रयोग करते हो, तो इन सब को हम बैंक मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन सभी का जो बेस होता है वो होता है बैंक में पैसा, जमा पैसा। अगर बैंक में आपका बैलेंस 0 है तो इन सब का अस्तित्व भी 0 हो जाता है, इसलिए इनको बैंक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा पूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसके बारे में शॉर्ट में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुद्रा पूर्ति क्या है? एक निश्चित समय पर किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की मात्रा। एक अर्थव्यवस्था में, एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था में कितने सिक्के हैं, कितने कॉइन्स है, प्लस कितने नोट्स है, इन दोनों का टोटल करेंगे। चाहे वो जनता के पास हो, चाहे वो बैंक के पास है, जो भी पैसा होता है उन पैसे को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा पूर्ति कहते हैं। मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा, कि एक देश में कुल कितनी जो है मुद्राएं प्रचलित में हैं, और उसको पता करने के लिए देखते हैं कितना हमारे लोगों के पास नगद पैसा है, कितना लोगों का बैंकों में पैसा जमा है, जिसको बोलते हैं मांग जमा है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आता है मुद्रा पूर्ति। अब मुद्रा पूर्ति को मापते कैसे गए? मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो भारत का सर्वोच्च बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए 4 कैटेगरी तय किया गया। M1, M4, M2, M3 एंड M4, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है M1, जिसको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा, यानी कि यहाँ पर मुद्रा के रूप में सबसे कम चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिसका मतलब होता है C + GD + OD। यहाँ पर C का मतलब होता है लोगों के पास कितना पैसा है अपने जेब में, घर में, तिजोरी में। DD का मतलब होता है लोगों का बैंकों में कितना पैसा जमा है, व्यापारिक बैंकों में, कमर्शियल बैंक में। और OD का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं का आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा जमा है। तो जनता के पास कितना पैसा कैश में है, जनता का कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है, और अलग अलग वित्तीय संस्थाओं का आरबीआई के पास कितना पैसा जमा रखा है, इन तीनों का टोटल होता है M1 मनी। ठीक है, M1 माप। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरी कैटेगरी है M2 माप, जिसके अंतर्गत M1 + HD आता है। M1 का मतलब होता है यहाँ पर लोगों के पास पैसा, लोगों का बैंकों के पास पैसा और आरबीआई के पास जमा पैसा, इन तीनों का योग प्लस इसमें आ जाता है HD, जिसका मतलब होता है सेविंग डिपॉजिट। आज के टाइम में लोग बहुत सारा पैसा व्यापारिक बैंकों के अलावा डाकघरों में भी जमा करके रखते हैं। तो लोगों का डाकघर के पास जितनी भी बचत जमा होती है, सेविंग डिपॉजिट जमा होती है, उनका योग किया जाता है। तो ये होती है 4 प्रकार का योग, C + DD + OD + HD।
उसके बाद होता है तीसरी कैटेगरी M3 माप, जिसके अंतर्गत आप शामिल होता है M1 प्लस TD या FD। M1 का मतलब होता है सेम, यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों का जो है व्यापारिक बैंकों में कितना पैसा जमा है और RBI के पास कितना जमा है, प्लस FD मतलब लोगों का व्यापारिक बैंकों के पास कितना FD कर रखते हैं। कुछ लोग FD कराते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं उसको। बहुत सारा पैसा या पैसा एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर जमा कर देते हैं उसे, तो उसको FD को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और लास्ट वन है M4, जिसको बोलते हैं बृहद मुद्रा, सबसे बड़ा है। सबसे क्यों? क्योंकि M4 के अंतर्गत M3 के सभी शामिल होते हैं। M3 का मतलब होता है यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों का कमर्शियल बैंक में कितना जमा है, RBI के पास कितना जमा है, कमर्शियल बैंक में कितना FD करा रखा है, प्लस लोगों का डाकघरों में सभी प्रकार की जमा है, चाहे वो सेविंग हो, FD हो, RD हो, कुछ भी हो, सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 4 प्रकार की मुद्रा माप है, मुद्रा पूर्ति के माप, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं मुद्रा पूर्ति कौन करता है। मुद्रा को जारी करने का काम है केंद्रीय बैंक का, लेकिन मुद्रा पूर्ति करने का काम किसका है? मुद्रा पूर्ति का पूरा दायित्व होता है व्यापारिक बैंकों के पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक से पैसा आता है कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक के पास आता है जनता। की जनता वास्तव में केंद्रीय कमर्शियल बैंक की वास्तव में जनता से जुड़ी रहती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा को संचालित करने का काम करती हैं। तो व्यापारिक बैंक है क्या? जितने भी बैंक हम आसपास देखते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक हो, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, सहकारी हो, जो भी बैंक हो, उन सभी बैंकों को व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं। क्यों? इसकी सिंपल सी छोटी डेफिनेशन है, वह बैंक जो जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करती हैं और उनके मांगने पर उनको वापस करती हैं, तो ऐसे बैंक को व्यापारिक बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। व्यापारिक बैंक इसलिए काम करती है, इसलिए व्यापारिक बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। देखिए, व्यापारिक बैंक लोगों से जमा लेती हैं, व्यापारिक बैंक लोगों के मांगने पर उनको ऋण भी देती है। लोगों पर जो जमा होती है, अगर उनको 4% का इंटरेस्ट मिलता है तो उनके ऋण देने पर उनसे 8% का इंटरेस्ट वसूला जाता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है 4%, वो जो है व्यापारिक बैंकों का मुख्य लाभ होता है। तो व्यापारिक बैंकों को इसलिए व्यापारिक बैंक कहते हैं क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ही होता है बैंकिंग क्रिया के माध्यम से लाभ अर्जित करना, समाज सेवा करना नहीं। व्यापारिक बैंक की परिभाषा देते हुए गिलबर्ट ने कहा, बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है। वह संस्था जो मुद्रा का व्यवसाय करती हैं, मुद्रा का लेन देन करती हैं, उसे क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। और भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार जो बैंकिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है, तो चेक ड्राफ्ट और अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। जो संस्था इस प्रकार के कार्य करती हैं उसे बैंक कहते हैं और इस प्रोसेस को बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर कोई कहे व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं? व्यापारिक बैंक बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, सरकारी बैंक और कौन सा? प्राइवेट बैंक, निजी बैंक। सरकारी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, इलाहाबाद बैंक है, ये सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी। और प्राइवेट बैंक के एग्जाम निजी बैंक की बात करते हैं, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, ठीक है, और आपका महिंद्रा बैंक है। ये सब जो है आपका प्राइवेट बैंक के अंतर्गत आता है। तो चलो, बैंक है, बैंकों का काम समाज के साथ वित्तीय प्रक्रियाएं करना है, तो उनको कुछ कार्यों में बांटा गया है। जब हम बैंकों के कार्यों की बात करते हैं, बैंक की सभी कार्यों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 प्राथमिक या मुख्य कार्य, नंबर 2 द्वितीयक या गौण कार्य, और नंबर 3 सामाजिक कार्य। इन तीनों को बारी बारी से पढ़ना है। शुरुआत करते हैं नंबर 1, व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। व्यापारिक बैंकों की प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं। व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से 3 कार्य करती है। नंबर 1 लोगों से उनको जमाओं को स्वीकार करना, नंबर 2 लोगों के मांगने पर उनको ऋण देना यानी कि लोन देना, और नंबर 3 अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करना। लोगों के पास जो पैसे होते हैं, एक्सेस पैसे होती हैं, वो फ्यूचर के बचा के रखना चाहते हैं, तो इसके लिए लोग बैंकों में जमा करते हैं। और जमा करने के लिए बैंक जो है कई प्रकार की खाता खोलती है, जैसे बचत खाता हो गया,
ठीक है, चालू खाता हो गया, सावधि जमा खाता हो गया, अलग अलग प्रकार की खाते खोलती है, वहां पर पैसों को जमा किया जाता है। उसी प्रकार को बैंक को जब जनता को लोन चाहिए, ऋण चाहिए, उधार चाहिए तो बैंकों के पास आती हैं और बैंक जो है कई प्रकार के लोन देती हैं। जैसे नगद ऋण दिया जाता है, जैसे कार लोन होता है, होम लोन हो जाता है, पर्सनल लोन लिया जाता है। इसके अलावा कोलेटरल लोन दिया जाता है, इसके अलावा गोल्ड लोन दिया जाता है, अलग प्रकार के लोन देते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करना, उनके पास जो पैसा जमा आया उन पैसों के माध्यम से दूसरा पैसा क्रिएट करना, 1000 रुपये को 10,000 रुपये में कन्वर्ट करना, ये व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों का और एक कार्य है द्वितीय कार्य या गौण कार्य। द्वितीय कार्य की बात करते हैं, प्राथमिक कार्यों के अलावा भी व्यापारिक बैंक बहुत सारे कार्य करती हैं। इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक व्यापारिक बैंकों के द्वारा एजेंसी सेवा के माध्यम से कार्य, एक ऐसे कार्य जहां पर व्यापारिक बैंक इन कार्यों को करने के बदले में कमीशन लेती है, कमीशन रूप के कार्य कहते हैं एजेंट वर्क। दूसरा कार्य ऐसा कार्य होता है जो सामान्य सभी के लिए होता है, सभी की उपयोगिता के लिए होता है। तो पहले हम बात करते हैं एजेंसी संबंधी कार्य। ये ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों के बदले में ये कार्य स्पेशल ग्राहकों के आदेश पर किया जाता है, स्पेशल ग्राहकों के आदेश पर किया जाता है और बदले में उनसे चार्ज वसूला जाता है, जिसको बोलते हैं कमीशन वसूला जाता है। ठीक है, क्या होता है जैसे अपने ग्राहकों के आधार पर साख पत्रों का भुगतान करना, यानी कि ग्राहकों की ओर से पेमेंट कर देना, जैसे बिल का पेमेंट करना, बिजली बिल देना, ये सब कुछ भुगतान का संग्रह करना, प्रतिभूतियों का यानी कि शेयर मार्केट में शेयर वगैरह खरीदना बेचना, धन का एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, ट्रस्ट का काम करना, विदेशों से आने वाले मुद्राओं का क्रय विक्रय करना, ये सभी व्यापारिक बैंक अपने कस्टमर के आदेश पर करते हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंक कुछ सामान्य कार्य करते हैं, इसको सामान्य उपयोगिता वाले कार्य कहा जाता है। जैसे व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा देती है, सबके लिए होता है, जो चाहे इसका प्रयोग कर सकता है। यात्री चेक प्रदान करती हैं, वहाँ घूमने जाना है, बहुत बड़ा पैसा, अभी पुराने समय में आजकल में लोग क्रेडिट कार्ड देते, डेबिट कार्ड रखते, UPI तो जब मिला नहीं है, चेक की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग पहले घूमने जाते थे ना, ATM डेबिट कार्ड नहीं होता तो यात्री चेक निकालते थे कि एक ऐसा चेक होता था जब चेक जिसकी बैंक में जमा कर दो वहाँ से कैश मिल जाता था। फिर है वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करना, व्यापारिक सूचना प्रदान करना, ऋणों का अभिगोपन करना, विनिमय विदेशी विनिमय का व्यवस्था करना, ATM कार्ड देना, क्रेडिट कार्ड देना, डेबिट कार्ड जारी करना, ये सब व्यापारिक बैंक अपने आम कस्टमर के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। इसको बोलते हैं सामान्य कार्य। ठीक है, ये हो गया द्वितीय कार्य। इन कार्यों के अलावा भी व्यापारिक बैंक कुछ कार्य करते, सामाजिक कार्य से बहुत सारे हैं, उसको फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जो पूछा जा सकता है वो है व्यापारिक बैंक के द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है। साख का निर्माण का आज के टाइम में व्यापारिक बैंकों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य बन जाता है, जहां पर व्यापारिक बैंक के पास जितना पैसा आता है उसके माध्यम से व्यापारिक बैंक और भी ज़्यादा पैसा यानी कि लोन बांट देती है। यानी कि व्यापारिक बैंक के पास जितना पैसा आता है, जो भी पैसा आता है उस जमा धन को उधार के रूप में देना है, इस प्रक्रिया को ही साख निर्माण कहते हैं। इसके लिए व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का प्रयोग करती हैं और जमाओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो टाइप की जमाएं होती हैं, एक होती है आपकी प्राथमिक जमा और एक होती है द्वितीयक जमा यानी कि व्युत्पन्न जमा। प्राथमिक जमा यानी कि प्रारंभिक जमा बहुत जमा होती है जहां पर कोई कस्टमर डायरेक्टली अपने अकाउंट में जाता है और कैश रूप में अपने अकाउंट में पैसा जमा करके आता है। जैसे मैं गया 10,000 रुपये लेके और बैंकों में जमा करके आ गया तो उसको प्राथमिक जमा कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया तो व्यापारिक बैंक डायरेक्टली उसके हाथों में लोन का पैसा नहीं देती है, व्यापारिक बैंक उसके खाते में लोन का पैसा ट्रांसफर करती है, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमा। यहां पर डायरेक्टली व्यापारिक बैंक के पास नोट आया, लेकिन यहां पर व्यापारिक बैंक में नोट नहीं आता है। जैसे मान लो व्यापारिक बैंक के पास जमा हुआ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का एक हिस्सा काट का मतलब, क्योंकि हर एक व्यापारिक बैंक को अपने टोटल मनी का एक हिस्सा अपने पास और केंद्रीय बैंक के पास जमा कर रखना पड़ता है, उसको बोला जाता है LRR। क्या बोलते हैं? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसको काटने के बाद व्यापारिक बैंक मान लीजिए 8,000 रुपये का लोन दे रही है, तो 8,000 का लोन कैश नहीं दिया जाता है, यहां पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्राथमिक जमा के आधार पर किसी को लोन देने के लिए उसके अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाता है इसको व्युत्पन्न जमा कहते हैं। इसको क्रेडिट जमा के भी नाम से जानते हैं, यानी द्वितीयक जमा के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक जमा से द्वितीयक जमा का निर्माण करना, और ये जितना ज्यादा होगा उसी को साख निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये कैसे होता है?
अगर मान लीजिए एक बैंक में 10,000 रुपये जमा आया, 10,000 रुपये जमा आया, कितना? प्राथमिक जमा कहते हैं इसको, प्राथमिक जमा। तो बताइए केंद्रीय बैंक के द्वारा कितना साख का सृजन कितना होगा? केंद्रीय बैंक के द्वारा मतलब सॉरी व्यापारिक बैंकों के द्वारा अर्थव्यवस्था में कितना पैसा जो है सृजित किया सकता है? इसके लिए जरूरत होती है LRR की, कि वो पैसा LRR बराबर होता है CRR प्लस SLR, कि वो पैसा जहां पर केंद्रीय बैंक ये कहती है कि आपको अपने हिस्से का 1 पैसा जमा कर। मान लीजिए ये 20% है, कितना है? 20% है। केंद्रीय बैंक ने कहा आपको अपने कुल जमाओं का 20% जमा करना है, खुद अपने पास भी और हमारे पास भी। तो इसका मतलब होता है 10,000 रुपए का 20% चला जाएगा RBI के पास हर बार। तो यहां पर होता है कितना साख सृजन होता है? तो साख सृजन करने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है कि प्राथमिक जमा कितना हुआ? प्राथमिक जमा मल्टीप्लाई बाय मुद्रा गुणक। एक होता है मुद्रा गुणक जिसको बोलते हैं कैपिटल K, और यहाँ पर K का फार्मूला था K = 1/LRR, की कितना हिस्सा RBI के पास जमा हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है LRR 20%, तो K = हो जाएगा 1/20%, परसेंट हटाया तो ये हो गया 100/2, यानी कि हो जाएगा 5 गुना। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर 10,000 रुपये जमा हुआ तो 10,000 रुपये अर्थव्यवस्था में 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 50,000 रुपये बन जाएगी, यानी कि व्यापारिक बैंकों के तक 50,000 रुपये तक का जमा। अब ये किस प्रकार से, क्या एक दिन में होता है, एक बार में होता है, नहीं होता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए एक A आया, इसमें 10,000 रुपये जमा हुआ, केंद्रीय बैंक ने कहा 20% अब हमारे पास रखोगे। 10,000 का 20% यानी कि 20,000 रुपये, और बचा 8,000 रुपये क्या चला जाएगा? लोन चला जाएगा। जो बंदा लोन लेगा वो किस लिए लेगा? यूज़ करने के लिए। तो 8,000 रुपये यूज़ करके दोबारा जो है किसी और बैंक में जमा हो गया, व्यापारिक बैंक ने फिर से जो है इसका 20% की 1,600 रुपये काट के बाकी का क्या बढ़ा दिया? लोन बढ़ दिया। इस प्रकार से जो लोन चला गया दोबारा फिर से किसी ना किसी बैंक में जमा हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती हैं, और लास्ट में जाके ये 10,000 रुपये टोटल करेंगे तो कितने बदल जाएगी? 50,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये, और यहाँ हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। इस प्रक्रिया को व्यापारिक बैंकों की साख सृजन। अब व्यापारिक बैंक साख सृजन इतनी ज़्यादा करने लगती है, कभी कभी अर्थव्यवस्था में क्या होती है? डिसबैलेंस आ जाता है, जिसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी होती है केंद्रीय बैंक की, क्योंकि व्यापारिक बैंक को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। व्यापारिक बैंक को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। व्यापारिक बैंकों ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। व्यापारिक बैंकों के लिए नियम बनाना जरूरी है। व्यापारिक बैंकों के लिए गाइडलाइन देना जरूरी है, और जिसका काम होता है केंद्रीय बैंक का। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। कौन सा बैंक है? सर्वोच्च बैंक है, जो सभी बैंकों के लिए कार्य करती हैं, सभी बैंकिंग अधिनियम के लिए कार्य करती हैं, सभी वित्तीय प्रक्रिया के लिए काम करती हैं, उसको नज़र रखने का काम होता है। ये एक स्वायत्त संस्था है, सरकारी है, लेकिन स्वायत्त है, बस सरकार का कोई भी नहीं है, और अपने हिसाब से देश के अंतर्गत क्या करती हैं? वित्तीय नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक क्या करती है? केंद्रीय बैंक सबसे पहले देश के लिए नोटों को जारी करती है। जितने भी नोट है, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, चाहे वो 50 रुपये का नोट हो, 200 रुपये का नोट हो, सारे नोटों को जारी करने की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की है। लेकिन जितने भी सिक्के हैं, बेटा ध्यान में रखना, जितने भी सिक्के हैं वो जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार की मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अधीन सिक्कों को, सिक्के केंद्र सरकार जारी करती है, केंद्रीय बैंक नहीं। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। उसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, MCQs में जरूरी है। दूसरा कार्य है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के अंतर्गत जितने भी बैंक है, व्यापारिक बैंक है, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निजी हो, चाहे कोई बैंक हो, हर एक बैंक के लिए बैंक का कार्य करती हैं। यानी कि इनके पास जो पैसा ज़्यादा होता है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है, इनको पैसे चाहिए वो केंद्रीय बैंक से लेती हैं। इसके अलावा इनके लिए नियम बनाना, इनके लिए गाइडलाइन बनाना, इनके ऊपर नियंत्रण रखना, नियमन करना, ये सारा कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती हैं। सरकार के पास जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, सरकार के पास जितना पैसा जमा होता है, सरकार से जितना पैसा जाता है, वो सबका हिसाब किताब केंद्रीय बैंक के पास ही होता है। तो केंद्रीय बैंक सरकार के वित्तीय सलाहकार, केंद्रीय बैंक सरकार के जो है लेखाकार, केंद्रीय बैंक सरकार के जो है सभी वित्तीय गतिविधियों का संरक्षक होती हैं।
ठीक है। अंतिम ऋणदाता, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करती है। मान लीजिए किसी भी बैंकिंग संस्था को कहीं से भी किसी भी सेकेंडरी एस्पेक्ट से उनको फंड नहीं मिलता है, लेकिन उनको जरूरत है बिजनेस करने के लिए, पैसे चाहिए, कहाँ से मिलेगा जब कहीं से नहीं मिल रहा है, तो अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई की जिम्मेदारी है। अगर आरबीआई के पास वो लोग अपना पैसा जमा करते हैं तो आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जब कहीं से फंड नहीं मिल रहा तो आप दो। तो ये नैतिक जिम्मेदारी आरबीआई, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता के रूप में कहा जाता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण होता है, जो विदेशों से पैसा आता है, चाहे डॉलर हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो यूरो हो, कोई भी पैसा आता है जाता है, उसके ऊपर संरक्षण करने का, उनके ऊपर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की ही होती है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की ही होती है, यानी कि आरबीआई की है। समाशोधन गृह के कार्य, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ वित्तीय लेन देन करती हैं, बदले में जो है कमर्शियल पेपर का यूज़ करती है, उन बिलों को सुधारने का, उन बिलों को समाशोधित करने की जिम्मेदारी भी केंद्रीय बैंक की होती है। इसके अलावा देश में जब भी व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन नियंत्रण से बाहर किया जाता है या फिर साख का सृजन कम होता है, देश में मुद्रा पूर्ति कम या ज़्यादा होती है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण होता है। किस प्रकार से होता है वो भी हमें समझना जरूरी है। तो बात होती है केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण अब कम होता है। देखिए समझिएगा, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो करते हैं साख का सृजन। क्या करते हैं? साख का सृजन, मतलब मुद्रा पूर्ति। तो कभी कभी मुद्रा पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों की आय बहुत ज़्यादा होती है। जैसे लोगों की आय होती है, लोगों की मांग बढ़ जाती है। लोगों की मांग बढ़ने से धीरे धीरे समाज में वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, और जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं तो आ जाता है मुद्रास्फीति, जिसको बोलते हैं क्या चीज़? महंगाई। तो महंगाई अगर अर्थव्यवस्था में आ जाए तो ये विकट परिस्थिति ला सकती है। तो केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है कि ये जो महंगाई बढ़ा है किसके कारण? व्यापारिक बैंकों के साख के बहुत ज़्यादा वृद्धि के कारण उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए साख का नियंत्रण किया जाता है। दूसरी स्थिति होती है अगर साख का सृजन कम हो, इससे मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा पूर्ति होने से लोगों की आय कम हो जाती है। लोगों की आय कम होने से लोगों की जो मांग होती है वो भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड कम होती हैं। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं। तो इस स्थिति को भी कंट्रोल करना है, जिसको बोलते हैं मंदी, मुद्रा अपस्फीति। तो केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है मुद्रा, अगर देश में मुद्रा स्फीति आए या मुद्रा अपस्फीति आए, इन्हीं दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करे, और इन दोनों को कंट्रोल करने की स्थिति को, प्रक्रिया को बोलते हैं साख का नियंत्रण करना। जिसके लिए केंद्रीय बैंक दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करती हैं, परिमाणात्मक नियंत्रण और दूसरा होता है गुणात्मक, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक डायरेक्टली मुद्रा पूर्ति की मात्रा को कंट्रोल करती हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल किया जाता है। अब इन दोनों विधियों में किस किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है वो समझना है। सबसे पहला है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव। यहाँ पर केंद्रीय बैंक ऐसे उपाय अपनाती है जबकि देश में मुद्रा पूर्ति को डायरेक्टली कम या ज़्यादा किया जा सके। इसके लिए केंद्रीय बैंक के पास 6 प्रमुख तरीके के हथियार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? ये वो दर होता है जहां पर केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है और फिर व्यापारिक बैंकों से जनता को आता है। मान लो ये 5% से आ रहा है तो यहां से 6% को जाएगा। तो दो स्थिति है, मुद्रा स्फीति और मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा पूर्ति को कम करना पड़ेगा, और मुद्रा अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक दर की नीति के अंतर्गत अगर मुद्रा, मान लो यहां पर लिख दे रहा हूं मुद्रा स्फीति एक तरफ और यहां लिखता हूं मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति मतलब किसको बोलते हैं? मंदी की स्थिति, बहुत ही ज्यादा मंदी है, डिमांड नहीं है, सामान बिक नहीं है, अर्थव्यवस्था डबाडोल है, और इसको बोलते हैं महंगाई, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर मुद्रा स्फीति है और अपस्फीति कंट्रोल करना है तो बैंक दर नीति के अंतर्गत बैंक दर को यहां पर क्या कर दिया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। जबकि अपस्फीति में बैंक दर को घटाया जाएगा ताकि लोग सस्ता लोन मिल जाए और लोग जल्दी से जल्दी खरीदे। तो यहां पर बैंक दर को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं एक ऐसी क्रियाएं होती है जहां पर केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट में बेचा या खरीदा जाता है। बेचा कब जाता है? जब मुद्रा स्फीति होती है तो यहां पर विक्रय किया जाता है।
ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्फीति सिक्योरिटी खरीदे और लोगों का पैसा जो है किसके पास आ जाए, केंद्रीय बैंक के। और वहीं पर अवस्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, किराए कर लिया जाता है। नगद कोष अनुपात CRR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CRR। यह वह अनुपात होता है जहां पर प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जो है RBI के पास जमा रखना पड़ता है। अगर स्फीति हो तो CRR को बढ़ा दिया जाता है, अब स्फीति हो CRR को कम कर दिया जाता है। सावधिक तरलता अनुपात SLR बोलते हैं इसको, SLR। ये वह होता है, वह दर होता है जिस दर पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को एक निश्चित हिस्सा अपनी कुल जमाओं का अपने पास जमा रखना पड़ता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, यहाँ पर RBI के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा या और कोई भी तरल रूप हो सकता है, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, सिक्योरिटी हो, कोई दूसरा जो भी हो रखना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम, स्फीति को बढ़ाना कंट्रोल करना है तो SLR को बढ़ा दिया जाता है, और अगर स्फीति को कंट्रोल करना है SLR को घटा दिया जाता है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर व्यापारिक बैंक जो है केंद्रीय बैंक से अल्प अवधि के लिए ऋण लेती है। अल्प अवधि ऋण जितनी देर से लोन आएगा उसी से बांटा जाओ, तो यहाँ पर लोन महंगा करने के लिए अब स्फीति को कंट्रोल करने के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है और सस्ता करने के लिए घटा दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर व्यापारिक बैंक के ऊपर जो जमा होता है, एक्सेस पैसा का यूज नहीं हो रहा, उसको केंद्रीय बैंक का जमा बदले में केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट देती है। केंद्रीय बैंक चाहे कि पैसा लोन ना बढ़े हमारे पास आए तो व्यापारिक केंद्रीय बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और चाहती हैं कि सस्ता हो जाए हमारे पास ना आए तो उसको घटा दिया जाएगा। तो ये होती है साख परिमाणात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव। इसके अलावा चयनात्मक साख नियंत्रण किया जाता है। कुछ विधियां ऐसी भी होती हैं जब पर इनडायरेक्टली साख नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। जिसमें पहला है सीमांत आवश्यकताएं या मार्जिन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी गोल्ड लोन लेने जाइए, अगर गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए है ना, तो आपको जो गोल्ड लोन मिलेगा वो 90,000 मिलेगा या 80,000 मिलेगा। तो 10,000 रुपये कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि केंद्रीय बैंक ने मार्जिन तय कर रखा है कि कभी भी जितने भी आपकी सिक्योरिटी होती हैं या एसेट्स होता है उसके बराबर का लोन नहीं मिलेगा। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है मार्जिन, अगर आपको केंद्रीय बैंक चाहती है लोन कम जाना है, मुद्रास्फीति है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा, और लोन ज़्यादा जाना है इसलिए मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा। साख की राशनिंग केंद्रीय बैंक के द्वारा अलग अलग व्यापारिक बैंकों के ऊपर अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग सीमित तय कर सकती है। हो सकता है कह दिया जाए इलाहाबाद बैंक के ऊपर जो है क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर कह दिया कि आप इंडस्ट्रियल लोन नहीं दे सकते। मतलब लोन देने की सीमा बांध देने को ही साख की राशनिंग कहते हैं। उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। उपभोक्ता साख क्या होता है? आज के टाइम में आप सबको पता है उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति करने के लिए बहुत अधिक EMI का प्रयोग करती हैं, यानी कि उधार क्रय विक्रय। और ये इसलिए होता है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने अलग अलग वस्तुओं के ऊपर EMI सिस्टम शुरू कर दिया है। आप कुछ भी चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब EMI पर खरीद सकते हो। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है तो EMI सिस्टम को कुछ वस्तुओं पर कम कर दिया जा सकता है। अगर चाहिए कि नहीं महंगाई कम है, लोगों की डिमांड नहीं हो रही, तो EMI सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता साख नियंत्रण। और लास्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई। जब किसी भी तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा डायरेक्ट एक्शन किया जाता है, लिया जाता है व्यापारिक बैंकों पर। बैंकों का लाइसेंस कम कर देना, या बैंकों को रिवार्ड देना, उनकी लोन लिमिट को बढ़ा देना, या फिर उनके ऊपर किसी प्रकार दबाव डाल के प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है, जिससे आसानी से वो अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा पूर्ति या फिर वो जो अर्थव्यवस्था में स्थिति असंतुलन में आई है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये तो पूरा बैंकिंग पर। अगर इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे चैप्टर में कोई पॉइंट आपको लगता है कि छूटा हुआ है, मैंने नहीं बताया है, मैंने नहीं समझाया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर रखिएगा और जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैं आपको एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, मुझे लिंक दूंगा, ग्रुप के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता करता चलता रहेगा। नया वीडियो आ रहा है, आपको PDF देना है, क्योंकि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, बहुत जल्दी वेबसाइट में PDF अपलोड हो जाएगा, कब हो रहा है वो सारा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। एडमिट का कब आ रहा है, एग्जाम कब हो रहा है, प्रैक्टिकल कब होना है, किस तरह, हर एक चीज़ डायरेक्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, नेम के साथ, बोर्ड के साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय।